यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल रेवेन्यू पर एक नया और सख्त रूल सेट लागू किया है, जिससे इंडियन रिफाइनिंग कंपनीज के लिए काफी चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। जुलाई 2025 में अनाउंस किए गए अपने 18वें सैंक्शंस पैकेज के हिस्से के रूप में आईयू ने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और जेट फ्यूल के इंपोर्ट को साफ तौर पर मना कर दिया है, अगर वे रशियन क्रूड ऑयल से प्रोसेस किए गए हैं। यह रूल तब भी लागू होता है जब रिफाइनिंग प्रोसेस इंडिया जैसे किसी तीसरे कंट्री में होता है। इस मेजर का प्राइमरी गोल एक क्रिटिकल लूपहोल को बंद करना है, जिसने पहले रशियन क्रूड को इनडायरेक्टली यूरोपियन मार्केट में एंटर करने की परमिशन दी थी, जिससे यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के लिए मॉस्को पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने के इरादे को कमजोर किया जा रहा था। यह लूप होल कई नेशंस के लिए, लेकिन खासकर इंडिया के लिए, एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट का एक कॉर्नरस्टोन बन गया था। सालों से इंडियन रिफाइनर्स ने काफी डिस्काउंट पर रशियन क्रूड ऑयल खरीदने के मौके का फायदा उठाया। फिर वे इस सस्ते फीड स्टॉक को अपनी एडवांस्ड रिफाइनरीज में प्रोसेस करते और रिजल्टिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल को यूरोप में बायर्स को एक्सपोर्ट करते थे। यह अरेंजमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल था। यूरोप को रिफाइंड फाइल्स की एक स्टेबल सप्लाई मिलती थी, जबकि इंडियन कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता था। हालांकि नए सैंक्शंस को रॉ मटेरियल के ओरिजिन को टारगेट करके इस बिजनेस मॉडल को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। नए रेगुलेशंस यूरोपियन यूनियन के अंदर इंपोर्टर्स पर प्रूफ का बर्डन डालते हैं। ब्लॉक में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाने के लिए इंपोर्टर्स को अब कस्टम्स अथॉरिटीज को ठोस एविडेंस प्रोवाइड करना होगा कि फ्यूल रशियन क्रूड से नहीं बना था। चूंकि इंडिया को क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर क्लासिफाई किया गया है, इसलिए कंट्री से एक्सपोर्ट होने वाले किसी भी रिफाइंड फ्यूल पर ऑटोमेटिकली इंटेंस स्क्रूटनी होती है। इसका मतलब है कि इंडिया से शिपमेंट्स को आईयू पोर्ट्स पर डिले या एंट्री से मना किया जा सकता है, जब तक उनके नॉन रशियन ओरिजिन को डेफिनेटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स और उनके यूरोपियन पार्टनर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल पैदा होता है। सैंक्शंस लैंग्वेज में यह क्लैरिफिकेशन आईयू की स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव है। पहले रूल्स तीसरे कंट्री में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बारे में एम्बिगुअस थे, एक ग्रे एरिया जिसे इंडियन फर्म्स ने बहुत अच्छी तरह से नेविगेट किया। हालांकि लेटेस्ट मेजर्स इंटरप्रिटेशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। क्रूड के सोर्स को टारगेट करके आईयू का मकसद रेवेन्यू के एक वाइटल स्ट्रीम को खत्म करना है, जो अल्टीमेटली रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। पॉलिसी चेंज सीधे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फ्लो को अफेक्ट करता है, जिनकी वैल्यू इंडिया से आईयू तक सालाना लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर है, जिससे सप्लाई चेन्स और ट्रेड रिलेशनशिप्स का फंडामेंटल रिकंसिडरेशन होता है, जो पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। इन नए यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के मेजर रिफाइनिंग पावर हाउसेस जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी को सबसे ज्यादा महसूस हो रहे हैं। इन कंपनीज ने डिस्काउंटेड रशियन यूराल्स क्रूड की बड़ी वॉल्यूम्स को प्रोसेस करने के लिए अपने ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया था। आईयू उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, खासकर डीजल के लिए एक प्राइमरी और बहुत प्रॉफिटेबल मार्केट था। इस मार्केट के अब रशियन फीड स्टॉक से बने किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए इफेक्टिवली बंद होने के साथ इन रिफाइनर्स को एक की रेवेन्यू स्ट्रीम का बड़ा नुकसान हो रहा है। सैंक्शंस में खास तौर पर नायरा एनर्जी की वडीनार रिफाइनरी का जिक्र है। इसे सीधे स्क्रूटनी के तहत रखा गया है और इन नए रेगुलेशंस को लागू करने के आईयू के गंभीर इरादे को सिग्नल करता है। यूरोपियन कस्टमर्स के नुकसान का सामना करते हुए इंडियन रिफाइनर्स को अब अपने प्रोडक्ट्स के लिए अल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे लाइकली डेस्टिनेशंस एशिया और अफ्रीका में हैं, लेकिन इन मार्केट्स के अपने चैलेंजेस हैं। वे अक्सर कम प्रॉफिटेबल होते हैं। बायर्स यूरोपियन इंपोर्टर्स की तुलना में कम प्राइसेस की डिमांड करते हैं। इसके अलावा इन नए रीजन्स में बड़ी मात्रा में फ्यूल को रीडायरेक्ट करने में हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और अधिक कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। यह बैडलाव इनेविटेबली इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को कम करेगा, जिससे उन्हें अपनी रिफाइनरी प्रोसेसिंग रेट्स को कम करना पड़ सकता है।
अगर प्रोडक्ट्स को बेचना पहले की तुलना में कम इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। वह फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसने इंडियन रिफाइनर्स को सबसे पहले रशियन क्रूड की ओर आकर्षित किया था, वह भी काफ़ी कम हो गया है। जब डिस्काउंट्स अपने पीक पर थे तो कंपनीज अन्य ग्लोबल बेंचमार्क्स की तुलना में 10 से $16 प्रति बैरल के बीच बचा सकती थीं। हालांकि ये डिस्काउंट्स अब लगभग $2.5 से $4 प्रति बैरल की बहुत कम रेंज तक सिकुड़ गए हैं। इस कमी के साथ प्रीमियम यूरोपियन मार्केट के नुकसान के साथ रशियन क्रूड को प्रोसेस करने का पूरा बिजनेस मॉडल बहुत कम अट्रैक्टिव हो गया है। इकोनॉमिक कैलकुलस जिसने कभी इस ट्रेड को बहुत फेवर किया था, वह मार्केट फोर्सेस और जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशंस के कॉम्बिनेशन से फंडामेंटली बदल गया है। यूरोप को बेचना जारी रखने के लिए इंडियन रिफाइनर्स को अब अपने क्रूड ऑयल सप्लाईज को अलग करने की कॉम्प्लिकेटेड और महंगी प्रोसेस को शुरू करना होगा। उन्हें अलग अलग सप्लाई चेन्स को एस्टैब्लिश और मेंटेन करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आईयू को एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी क्रूड ऑयल नॉन रशियन सप्लायर्स से सोर्स किया गया है। इसके लिए हर बैरल के ओरिजिन को प्रूव करने के लिए मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन और मजबूत ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। इन कंप्लायंस मेजर्स को लागू करने से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सपेंस की एक और लेयर जुड़ जाती है, जिससे वह प्रॉफिटेबिलिटी और भी कम हो जाती है, जिसने शुरुआती अरेंजमेंट को इतना अपीलिंग बनाया था और उनकी पूरी प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेस के स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल को मजबूर किया था। सेल्स के इमीडिएट नुकसान के अलावा नए आईयू सैंक्शंस ने इंडियन ऑयल इंडस्ट्री के लिए हिडन कॉस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बारदान्स का एक कैस्केड पेश किया है। कंपनीज को अब एडिशनल पेपर वर्क और एक बहुत ज्यादा रिगोरस कंप्लायंस रेजिम का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपियन कस्टम्स अथॉरिटीज को संतुष्ट करने के लिए एक्सपोर्टर्स को अपने क्रूड फीड स्टॉक के नॉन रशियन ओरिजिन को प्रूव करने वाले एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने होंगे। इसके लिए खरीद के पॉइंट से लेकर फाइनल रिफाइंड प्रोडक्ट तक की सप्लाई चेन में सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम्स को लागू करने की आवश्यकता होती है। ये नई रिक्वायरमेंट्स हायर ऑपरेशनल कॉस्ट्स, कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स के लिए बढ़ी हुई स्टाफिंग नीड्स और यूरोपियन पोर्ट्स पर महंगी देरी के अधिक रिस्क में बदल जाती हैं। सैंक्शंस का इंडिया की नेशनल इकोनॉमी पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। रशियन ऑयल पर कम होते डिस्काउंट के साथ यूरोपियन मार्केट को सप्लाई करने के लिए अन्य सोर्सेस से अधिक महंगा क्रूड खरीदने की आवश्यकता कंट्री के ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट बिल को बढ़ा रही है। एक हायर इंपोर्ट बिल सीधे बढ़ते ट्रेड डेफिसिट में कंट्रीब्यूट करता है, जहां इंडिया द्वारा इंपोर्ट किए गए गुड्स की वैल्यू उसके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से अधिक होती है। यह असंतुलन इंडियन रुपये पर डाउनवर्ड प्रेशर डाल सकता है, जिससे सभी इंपोर्ट्स अधिक महंगे हो जाते हैं और पोटेंशियली इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ सकते हैं। जो रशिया के खिलाफ एक टारगेटेड मेजर के रूप में शुरू हुआ था, उसके अब इंडिया के लिए टेंजिबल मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा आईयू ने अपने फाइनेंशियल सैंक्शंस को तेज कर दिया है, जो इंडियन एंटिटीज के लिए रिस्क की एक और लेयर जोड़ता है। ब्लॉक ने कई रशियन बैंक्स पर अपने स्विफ्ट बैन को फुल ट्रांजैक्शन बैन में अपग्रेड कर दिया है और नॉन आईयू बैंक्स को पेनलाइज करना आसान बना दिया है, जो रशिया के अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SPFS के साथ इंगेज हैं। यह रशिया के साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करने में शामिल किसी भी इंडियन बैंक्स या कंपनीज के लिए एक अधिक खतरनाक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनाता है। इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रूल्स का अनजाने में उल्लंघन करने और सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करने का डर अधिक सावधानी और ट्रेड में संभावित कमी का कारण बन सकता है, यहाँ तक कि उन सेक्टर्स में भी जो सीधे ऑयल बैन से टारगेटेड नहीं है। इन चैलेंजेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट इंडिया के रिफाइनिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस में एक सिग्निफिकेंट कमी है। इंडस्ट्री जो डिस्काउंटेड क्रूड को हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में बदलने के लिए एक ग्लोबल हब बन गई थी, अब एक अधिक कंट्रेंड और मुश्किल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का सामना कर रही है। विभिन्न मार्केट्स के लिए विभिन्न क्रूड सोर्सेस को मैनेज करने, कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस को मैनेज करने और एक जोखिम भरे फाइनेंशियल लैंडस्केप को नेविगेट करने की आवश्यकता सभी बॉटम लाइन से घटते हैं। यह इकोनॉमिक स्ट्रेन लंबे समय में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है और एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स को कम कर सकता है,
जो सस्ते रशियन एनर्जी सप्लाईज की 9वीं पर बने थे। यूरोपियन यूनियन का रशियन ऑयल पर दृढ़ रुख इंडिया को अपनी ट्रेड पॉलिसीज और एनर्जी सिक्योरिटी का एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट करने के लिए मजबूर कर रहा है। जबकि आईयू सैंक्शंस इमीडिएट डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, कुछ एनालिस्ट्स का सुझाव है कि वे इंडिया की विशाल इकोनॉमी के लिए एस्टेटवी से ज्यादा सिंबॉलिक हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से एक पोटेंशियली बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क मंडारा रहा है, जहां टैरिफ और अधिक अग्रेसिव सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा कहीं अधिक हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। अपने वेस्टर्न ट्रेडिंग पार्टनर्स से यह दोहरा दबाव एक शक्तिशाली कैटालिस्ट के रूप में काम कर सकता है, जो न्यू दिल्ली को अपने इकोनॉमिक अलायंसेस को डाइवर्सिफाई करने और किसी एक पार्टनर या सप्लाई सोर्स पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह चुनौतीपूर्ण जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चल रही बातचीत को तेज कर सकता है। अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स ट्रेड पर प्रतिबंधों का सामना करते हुए इंडिया के पास लुक्रेटिव आईयू मार्केट में अपने अन्य गुड्स और सर्विसेज के लिए प्रेफरेंशियल एक्सेस हासिल करने के लिए एक नया इंसेंटिव है। एक एफटीए को फाइनलाइज करने से ऑनऑयल सैंक्शन से होने वाले इकोनॉमिक लॉसेस को ऑन ऑफसेट करने में मदद मिलेगी और वेस्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए इंडिया की कमिटमेंट का सिग्नल मिलेगा। इसलिए वर्तमान ट्रेड फ्रिक्शन अनजाने में दोनों पक्षों को एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट की ओर धकेल सकता है, जो उनके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को गहरा करता है और लंबे समय में उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को अधिक बारीकी से अलाइन करता है। सैंक्शंस के जवाब में इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी संभवतः अधिक डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ेगी। इसका मतलब न केवल मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका जैसे रीजन्स से नॉन रशियन क्रूड ऑयल सप्लायर्स की तलाश करना है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर अपने ट्रांजिशन को भी तेज करना है। डिस्काउंटेड रशियन क्रूड पर अत्यधिक निर्भरता से उजागर हुई कमजोरियां एक अधिक लचीली और आत्मनिर्भर एनर्जी सिस्टम बनाने के महाटीवी को रेखांकित करती हैं। आने वाले सालों में हम इंडिया के सोलर, विंड और अन्य ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बढ़े हुए पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल फॉसिल फ्यूल मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की अस्थिरता से बचाने का प्रयास करता है। आखिरकार, ये आईयू एक्शंस ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की भूमिका के लिए एक निर्णायक क्षण है। कंट्री को अब एक नाजुक संतुलन का काम करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए एक ऐसी दुनिया की वास्तविकताओं के अनुकूल होना होगा जहां ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। आगे का रास्ता इंडियन कंपनीज को अधिक फुर्तीला, पारदर्शी और कंप्लायंट बनने की आवश्यकता होगी, जबकि सरकार को नए ट्रेड अलायंसेस बनाने और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होगी। आने वाले महीने यह बताएंगे कि इंडिया इस सिग्निफिकेंट चैलेंज को वर्ल्ड स्टेज पर एक अधिक मजबूत, डाइवर्सिफाइड और लचीले इकोनॉमिक फ्यूचर बनाने के अवसर में कितनी प्रभावी ढंग से बदल सकता है।